तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कोलिजन का प्रॉब्लम है और सेंटर ऑफ मास पे बेस्ड जो कि क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। और इसके दो अप्रोच होते हैं। जो फर्स्ट अप्रोच है वो डिफ़िकल्ट होता है, कैलकुलेशन उसमें लेंदी होता है, इसीलिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से जब भी करेंगे तो क्वेश्चन को आप इजीली हैंडल करेंगे। जैसे कह रहा है एक पार्टिकल है जिसका मास 2 kg है, 6 मीटर पर सेकेंड से आगे की ओर जा रहा है। वो 4 kg ब्लॉक जिसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है एकदम सेम डायरेक्शन में जा रहा है, उससे ऑब्लिकली टकरा रहा है, नॉट हेड ऑन कोलिजन, ऑब्लिकली टकरा रहा है। तो जरा फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल डिफ्लेक्शन ऑफ 2 kg ब्लॉक। ये 2 kg ब्लॉक का मैक्सिमम पॉसिबल डिफ्लेक्शन क्या होगा? तो एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल है, जब ये इससे जाके टकराएगा तो टक्कर के बाद अगर ऐसे जाता है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए, या ऐसे हो के अगर ऐसे जाता है तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चाहिए। ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन ना इरडो में भी है और कई जगहों पे है जो कराया जाता है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग सेंटर ऑफ मास के फ्रेम का हेल्प लेते हैं। याद करो, ऐसा ही क्वेश्चन होता है कि एक मास m1 का पार्टिकल है और m2 मास का पार्टिकल उसे स्ट्राइक कर रहा है। अगर m2 का मास m1 से कम है, m2 का मास अगर m1 से ज़्यादा है तो इलास्टिक कोलिजन में मैक्सिमम m2 का डिफ्लेक्शन एंगल क्या है? तो आंसर आता है साइन इनवर्स m1 अपान m2 इफ़ m2 इज ग्रेटर देन m1 देन। ठीक है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपको कराया गया होगा तो उसमें एक सेकेंड अप्रोच बताया गया होगा, सेंटर ऑफ मास अप्रोच, और उससे आपको 1 या 2 लाइन में सॉल्व हो गया होगा। इसमें भी हम लोग सेम वर्क करेंगे। अब इसको बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलास्टिक कोलिजन जब भी होता है तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में क्या हो रहा होता है। अगर आप ग्राउंड फ्रेम से करेंगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन, फिर ई के इक्वेशंस लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, लग जाएगा। ये सारा अगर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से करते हो ना तो पता क्या आता है, अगर एक पार्टिकल इधर से एक पार्टिकल इधर से आ रहा है तो टक्कर के बाद ना ऐसे चले जाएंगे, बट स्पीड अनचेंज रहती है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में किसी भी पार्टिकल का स्पीड चेंज नहीं होगा, ओनली क्या चेंज होगा? डायरेक्शन चेंज होगा इफ कोलिजन इज ऑब्लिक। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये लिख भी सकते हैं। इफ कोलिजन इज इलास्टिक देन from the center of mass frame only direction of velocity is changes but its magnitude will not change। ठीक है। मतलब एक पार्टिकल, ऐसे पार्टिकल अगर ऐसे आके टकरा रहे हैं तो अगर इसकी स्पीड 10 है, इसकी स्पीड 2 है, तो अगर ऐसे टकरा रहे हैं तो ये 10 से इधर जाएगा और 2 से इधर जाएगा। कि टक्कर के बाद मान लो डिफ्लेक्शन है तो अगर इधर जाएगा तो इधर जाएगा, बस यही फर्क पड़ेगा। हाँ, जितना ये डिफ्लेक्ट होगा उतना ये डिफ्लेक्ट होगा, ये जरूरी नहीं है, बट वो ऐसे ही होगा। हो सकता है ये एंगल अलग, क्या फ़र्क पड़ता है। बट जो स्पीड होगा वो अनचेंज रहेगा। तो मैं उसी प्रॉपर्टी की हेल्प ले रहा हूँ। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालेंगे। तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी आएगी m1v1 प्लस m2v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इज 2 प्लस 4, दिस इज 6। यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 12, इट इज़ 20 अपान 6। नाउ दिस वैल्यू इज 10/3 मीटर पर सेकेंड। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी 10/3 मीटर पर सेकेंड और इस डायरेक्शन में। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से आप इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालेंगे। क्यों? क्योंकि सारा का सारा कैलकुलेशन ही सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से हो रहा है। तो फिर सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से सबके सब लिखे जाएंगे। तो अगर सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी 10/3 है, इस फ्रेम से इस पार्टिकल की स्पीड कितनी आएगी? 6 में से 10/3 घटा दीजिए, कितना आएगा? 18 माइनस 10 इज 8/3, जो हो जाएगा 8/3 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली ये 2 मीटर पर सेकेंड और 10/3 ज़्यादा होगा, तो इसके फ्रेम से इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन कितनी आएगी? 10/3 में से 2 घटा दीजिए, तो वेलोसिटी रिवर्स कर देगा ना ऐसे, 10 से 2 घटाएंगे तो 3 2 6, इट इज़ 4/3, इट इज़ 4/3। इसका मतलब ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया कि ये पार्टिकल 2 kg का, ये पार्टिकल 8 kg का है। ये 8/3 मीटर पर सेकेंड में जा रहा है और ये 4/3 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, ऐसे आ रहा है। अब डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि कोलिजन क्या है? ऑब्लिक है, तो डिफ्लेक्शन होगा। तो कैसे होगा देखो, 2 kg का डिफ्लेक्शन पूछा है ना, तो टक्कर के बाद जब ये टक्कर होगा ऐसे, तो फिर ऐसे मोशन दिखाएंगे। ये वाला पार्टिकल सपोज करो ऐसे चला गया, आ रहा था ऐसे,
2 kg में ब्लॉक आ रहा था ऐसा, चला गया ऐसे, और स्पीड तो अनचेंज रही, इट इज़ 8/3। तो यही एंगल क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ, लेट दिस इज थीटा 1। और ये जो पार्टिकल 4 kg है वो ऐसे आ जाएगा, ये पार्टिकल 4 आ रहा था इधर से और फिर गया ऐसे, आ रहा था ये इस तरीके से और गया ऐसे, दिस इज 4/3 मीटर पर सेकेंड। और इस एंगल को मैंने थीटा 2 मान लिया। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये दोनों आपस में इक्वल हो, ठीक है। लेकिन डिफ्लेक्शन किसका पूछा गया है, डिफ्लेक्शन तो 2 kg ब्लॉक का पूछा गया है। हम लोग 2 kg के ब्लॉक के मोशन में इंटरेस्टेड है, हम लोग इस ब्लॉक के मोशन में इंटरेस्टेड एकदम नहीं है। तो ये जो डिफ्लेक्शन थीटा 1 आ रहा है वो किस फ्रेम से आ रहा है, ये तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में जो डिफ्लेक्शन पूछा गया है वो किस फ्रेम से पूछा गया, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम, सेंटर ऑफ ग्राउंड फ्रेम से पूछा गया। तो ग्राउंड फ्रेम से आप इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। ये वेलोसिटी किसके फ्रेम में है, BC ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 kg का सेंटर ऑफ मास के फ्रेम, और ये वेलोसिटी किसकी है, सेंटर ऑफ मास की। तो 2 की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में इतनी देगी और सेंटर ऑफ मास कितनी है, तो इसी में इसको जोड़ोगे तभी जाके ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी आएगी। अच्छा, एक और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी, हमेशा ऐसे रहेगी। बट ये तो चेंज कर सकता है ना अपना एंगल, ये हो सकता है थीटा 1 थोड़ा सा कम हो, थोड़ा ज़्यादा हो, कुछ भी चेंज कर सकता है। मतलब ये पार्टिकल जो है 2 kg का वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है, थीटा 1 अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है, बट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो इसी को मैंने ऐसे सॉल्व किया ताकि सपोज करो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है कितनी थी, 10/3 थी, और इस वेक्टर को इस वेक्टर में ऐड करना है, इस वेक्टर को इस वेक्टर में ऐड करना है, और कल्पना कर देखो ये 8/3 10/3 से कम है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे एक वेक्टर लगाते हैं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, उसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, उसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, उसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं। इसका मतलब पता है यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एक सर्कल बन सकता है, यहाँ पे एक सर्कल का आर्क बन सकता है, और इस आर्क का जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा वो कितना होगा, 8/3 के बराबर। अगर ये 8/3 है तो ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 8/3, मैंने वेक्टर कैसे जोड़ दिया। तो डिफ्लेक्शन क्या हुआ भाई, नेट वेलोसिटी बनेगी ना, ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी बनेगी, ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी बनेगी। डिफ्लेक्शन एंगल ये हुआ ना, डिफ्लेक्शन एंगल। अगर किसी ने 8/3 को ऐसे जोड़ा तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। तो डिफ्लेक्शन एंगल ये बनेगा। आप देख रहे हो ना, ये एंगल कम है, इससे कम हो रहा है, मतलब अगर आपने ऐसे जोड़ा तो डिफ्लेक्शन कम आएगा, अगर आपने ऐसे जोड़ा तो डिफ्लेक्शन थोड़ा बढ़ेगा। कि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाला लेंथ, ये जो लेंथ है इससे क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट होगा। जब ये वाला लेंथ इस पर कॉमन टेंजेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट जो होगा वो कॉमन टेंजेंट डायरेक्शन आता है, ऐसे इस डायरेक्शन आता है, तभी जाकर आप बोलोगे कि डिफ्लेक्शन, ये जो डिफ्लेक्शन होगा ये सबसे ज़्यादा है। तो मैं इसको हटा दूँ, इसे हटा दूँ, ये आर्क है, ऐसे रन दीजिए, ये ऐसे बना दीजिए, ये होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री, तभी जाके कॉमन टेंजेंट बनेगा। और ये है डिफ्लेक्शन एंगल थीटा, और ये वैल्यू कितनी है, 8/3 डिफरेंस। तो ये जब सेंटर ऑफ मास के फ्रेम, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में मैंने इस वेलोसिटी को ऐसे ऐड किया और कहा कि ये एंगल सबसे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा डिफ्लेक्शन ये नहीं दे सकता। इसके अलावा कोई भी वेक्टर ड्रॉ करो, कोई भी वेक्टर ड्रॉ करो, देखो एंगल क्या है, कम आ रहा है। तो अब इसी थीटा को निकालना है, क्योंकि ये जो वेक्टर आया है, ये वेक्टर इस पार्टिकल 2 kg की वेलोसिटी किसके फ्रेम में है, ग्राउंड फ्रेम में, और ग्राउंड फ्रेम में तो निकालना था। देखिए अच्छा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये तो 90 है, तो मैं यहाँ से खेल सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये 90 है तो हाइपोटेनस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो 8/3 डिवाइड बाई 10/3, 3 कटेगा, ये क्या आएगा 4/5। एंड व्हाट इज थीटा, दिस एंगल इज 53 डिग्री। आंसर इज 53 डिग्री। इसका मतलब इस पार्टिकल का मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना पॉसिबल है, 53 डिग्री। ओके।